हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो आज हम अपना थर्ड पार्ट वेक्टर स्पेसिस का कंप्लीट करने वाले हैं। आई मीन टू से लीनियर अलजेब्रा का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट कंप्लीट पढ़ा था, सेकंड पार्ट में हमने वेक्टर स्पेसिस पढ़ा था, और थर्ड पार्ट ये रहा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चंस देखे जाते हैं IIT जैम जैसे एग्जाम में, इतना टाइम देना तो बनता है इस टॉपिक को, तो 8 से 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में स्टार्टिंग से एंड तक जितने वैरायटी के डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं आज लेने वाले हैं इस क्लास में। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, 1 से 1.5 घंटे तक जाने वाली है सिर्फ, बट हाँ सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। सो यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक रहने वाला है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस में ना बस ऐसे समझ लो कि भैया ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या, ऐसे समझ लो ये भी एक मैपिंग ही है। जैसे हम मैपिंग करते थे ना, यहां पे ऐसे ये A से लेके B तक ऐसा कुछ करते थे ना, कि मतलब A से B पे जाना है तो वो कैसे चेंज होगा यूजिंग अ फंक्शन, जिसे हम मैपिंग भी बोलते थे, इसे तुम फंक्शन या मैपिंग, वैसे ही बस समझ लो एक ट्रांसफॉर्मेशन चीज होती है। अब ये वर्ड लीनियर क्या कह रहे हो आप, और ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने x किसी चीज को एक चीज है, तुमने उसमें x डाला तो क्या निकलेगा बाहर, दुख दर्द। तो वो वाला x नहीं, ये सिंपल x अगर हमने इसके बीच में डाला तो यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा के फॉर एग्जांपल शायद ये sin x बाहर आ जाए, तो भैया ये कौन से वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगी होगी, ये शायद x को sin में बदलती होगी। समझ रहे हो। तो ये हमारे पास है, जैसे फंक्शन वर्क करता है लगभग वैसे ही वर्क करती है। बस यहां पे हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो मैट्रिसेस का काम आ जाएगा बस यहां पे, ठीक है। ये सारी चीजें मैट्रिसेस में बदल जाएंगी, तो इस चीज का ध्यान रखना। चल अब लीनियर का मतलब तुम्हें समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी, कुछ हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन जब भी हमें करनी होती थी f ऑफ x की प्लस g ऑफ x की, तो हम क्या करते थे, क्या इसका फॉर्मूला सिंपल नहीं आ जाता था, डिफरेंशिएशन ऑफ fx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ gx, ऐसे ही तो हुआ करता था। सिंपल डिफरेंशिएशन अलग अलग कर दो, अरे ऐसे ही तो होता था। तो यही तो है लीनियरिटी। लीनियरिटी का मतलब लीनियरली तुम उसको अलग अलग कर दो, ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी यहां पर आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है तो इसे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑल्दो इसको ट्रांसफॉर्मेशन ना बोल के इसको ऑपरेटर बोलते हैं, इसके लिए अलग ऑपरेटर थ्योरी बनी हुई है, लीनियर ऑपरेटर थ्योरी, वो थोड़ा सा अलग चीज हो गई। बट हाँ ये चीज एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी, मतलब लीनियर प्रॉपर्टी शो करती, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं, लीनियर प्रॉपर्टी शो करती है। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख देता ना a f x b g x, तो a से बाहर आ जाता, b से बाहर आ जाता। समझ पा रहे हो, दिस इज कॉल्ड लीनियरिटी। a बाहर आया ना, a स्क्वायर a क्यूब ऐसा तो नहीं हो के बाहर आया, इसका मतलब है लीनियर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो इतनी सी चीज थी बस। ऐसे इंटीग्रेशन में भी तुमने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन a f x प्लस b g x इंटू में dx, ऐसा कुछ पढ़ा हो। तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं a इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, अगर a b कांस्टेंट है तो किसी फील्ड से ले रखे हैं, gx dx। अब ये फील्ड कौन से वाली है, ये फील्ड वही ग्रुप रिंग फील्ड वाली फील्ड, कंफ्यूज नहीं होना यार। सिंपल फील्ड का मतलब है रियल नंबर हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, रैशनल नंबर हो सकते हैं, बस वो मैं बताऊंगा कौन सी फील्ड होगी। फील्ड का मतलब बस ये 3 टाइप के नंबर, अभी के लिए हमें इतना जानना है बस। क्या होती है फील्ड पता नहीं, बस इतना पता है कि भैया ये 3 चीजें होंगी, इन 3 में से अगर हम कोई नंबर लेंगे तो उसे फील्ड बोल देंगे, उस जिसमें से भी नंबर लेंगे उसे फील्ड बोल देंगे, ठीक है। तो लीनियर प्रॉपर्टी की मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं तुम्हें डेफिनेशन लिखवाना चाहूं ऑफिशियल, तो कुछ ऐसे है, लेट v एंड w बी वेक्टर स्पेसिस। तो पहले अगर तुमने वेक्टर स्पेस वाला लेक्चर नहीं देखा, सिर के ऊपर से जाएगा ये लेक्चर, सीरियसली सिर के ऊपर से जाएगा, इसलिए पहले वो वाला लेक्चर देख लेना, वरना इसमें कुछ समझ नहीं आने वाला। लेट v एंड w बी 2 वेक्टर स्पेसिस, 2 वेक्टर स्पेसिस। अब वेक्टर स्पेस की मैंने बहुत सारी तुम्हें पूरी डेफिनेशन लिखवाई थी, इतनी सारी प्रॉपर्टीज थी उसके अंदर, 11 प्रॉपर्टीज। तो वो सारी प्रॉपर्टीज मतलब ये फॉलो करते हैं, ये दोनों के दोनों वो 11 के 11 प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी और वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों फॉलो करते हैं, ये चीज को ध्यान रखेंगे। ओवर दी सेम फील्ड। अब फील्ड क्या होता है, अभी बताया ना, रियल नंबर, रैशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑल्दो अभी हम कॉम्प्लेक्स नहीं जाएंगे, कॉम्प्लेक्स पे इस बार जाएंगे। तो ओवर द सेम फील्ड f, मतलब दोनों के दोनों में, मान लो ये वेक्टर स्पेस है, ये एक वेक्टर, ऐसे नहीं शो करना चाहिए मुझे,
वेक्टर स्पेस को मुझे यहां शो करना चाहिए। इसमें जो भी नंबर्स आएंगे ना, जो भी नंबर्स आएंगे, वेक्टर स्पेस का मतलब है उसमें वेक्टर्स मिलेंगे हमें, वो पढ़ा ना पहले वेक्टर, फिजिक्स में ऐसे वेक्टर्स पढ़े होंगे तुमने। इसमें जितने भी नंबर्स आने वाले हैं या तो वो रैशनल से मिलेंगे, या वो नंबर रियल से मिलेंगे, या वो नंबर कॉम्प्लेक्स से मिलेंगे। तो वो मुझे बताना पड़ेगा कि ये एफ है क्या, रियल, रैशनल या कॉम्प्लेक्स, तो वो मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। मतलब जो भी मैं नंबर ले रहा हूं कहां से ले रहा हूं, इन वेरी सिंपल वर्ड्स। ठीक है, तो देन T from V to W, then T from V to W is called LT, linear transformation, if it follows। वैसे तो इसकी दो अलग अलग प्रॉपर्टी है, मतलब मैं इसको अभी कंबाइन कर दूंगा क्योंकि क्वेश्चन में यार दो बार थोड़ी करेंगे। T इक्वल टू U प्लस V विच इज इक्वल टू T प्लस U, T ऑफ U प्लस T ऑफ V। सिंपल अगर अलग अलग हो गया तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर नहीं हुआ तो नहीं है, बात खत्म। जैसे स्टैटिस्टिक्स में अगर किसी ने पढ़ा हो, एक वेरिएंस जैसा फंक्शन होता था, पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स में, चलो ये फंक्शन नहीं लेते हैं। वैसे वेरिएंस एक फंक्शन होता था, एक एक्सपेक्टेशन होता है, एक वेरिएंस होता है। जो स्टैटिस्टिक्स के होंगे उन्हें पता होगा। एक्सपेक्टेशन तो सिंपली बाहर आ जाती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी करे ना तो वो सिंपल आ जाता है ई एक्सपेक्टेशन ए प्लस में बी, ऐसा कुछ आ जाता है। लेकिन अगर हम वेरिएंस में यही चीज करें ना तो वेरिएंस में ए बाहर ना आके ए स्क्वायर बाहर आता है, तो वेरिएंस जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जैसा वर्क नहीं करेगी। ठीक है, ऐसा कुछ होता था। अगर जिसने स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ी है तो मैंने एग्जांपल भी नहीं बताया, भूल जाओ, वो तुमने गलती से सुन लिया वाला एग्जांपल। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है सी यू। पहली तो ये है अलग अलग हो जाए, और दूसरी है टी ऑफ सी यू इज इक्वल टू, सिंपल ये कोफिशिएंट बाहर आ जाए बिना कोई इसका स्क्वायर हुए, कुछ भी नहीं इसमें बदलना चाहिए। जहां पे फॉर ऑल यू वी कहां से है, यू वी आर दी वेक्टर्स फ्रॉम वेक्टर स्पेस। कौन से वाले, इससे वी से, यू और वी कहां से ले रहे हैं, वी से। और ये टी यू टी वी ये कहां जाएंगे भैया, ये जाएंगे इसमें डब्ल्यू में, रेंज में। तो यू वी बिलोंग्स टू वी एंड सी बिलोंग्स टू फील्ड, जो भी फील्ड हम लेंगे। अब ये रैशनल का नंबर हो सकता है, मतलब रैशनल नंबर हो सकता है, रियल हो सकता है या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। बढ़िया, बहुत अच्छा। एक चीज का ध्यान रखना, कुछ मैं प्रॉपर्टी लिखवा देता हूं इसकी, इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज कुछ ऐसे है कि सबसे पहली है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन जीरो की करते हो तुम तो वो जीरो पे मैप होनी चाहिए, जीरो की जीरो पे मैप होनी चाहिए। ये जीरो किसकी है, ये जीरो है v की और ये जीरो है w की। भैया ये क्या बोल रहे हो आप, तो मैं इसको जनरली लिख देता हूं। अब इसके लिए तुम्हें ग्रुप थ्योरी थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। अगर तुम आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हो v का तो वो किसमें मैप होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ w। ठीक है, आइडेंटिटी मतलब जीरो लेते हो v की तो यहां पे जीरो आनी चाहिए w की। तो भैया जीरो तो सेम ही होती है हर चीज के लिए, नहीं 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 नहीं, ये वो जीरो नहीं है, इसे हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। जाके एक बार लीनियर वेक्टर स्पेसेस वाला लेक्चर देखो, ग्रुप थ्योरी में देखो, ये थोड़ी होता है यार आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं इसको ताकि आंसर आ जाए a वापिस, हाँ भैया 1 से कर दो, 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए, वही तो मैं बताना चाह रहा हूं, यही तो आइडेंटिटी एलिमेंट। लेकिन ये तो जीरो नहीं है, समझ पा रहे हो, ये तो जीरो नहीं है। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको अगर मैं किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करूं सेम ही एलिमेंट रहे। तो अगर मैं एडिशन का एडिशन ऑपरेशन लेता तो जीरो आएगा, मल्टीप्लीकेशन लूंगा तो 1 आएगा। तो अलग अलग के लिए अलग अलग आइडेंटिटी आ जाएगी, अलग अलग ऑपरेशन के लिए। अब बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, क्या पता मैं सिमेट्रिक डिफरेंस ले लेता, अगर तुमने सेट थ्योरी पढ़ी हुई है तो सिमेट्रिक डिफरेंस का पता होगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये याद रखो, टी ऑफ माइनस यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी ऑफ यू। वो तो तुम यहीं से ही देख रहे होंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो -1 ही तो लिया भैया आपने, कोई इतना बड़ा काम तो हुआ नहीं इसमें। बढ़िया, अच्छा मैं बार बार नहीं ये कराने वाला यार, ये दो प्रॉपर्टी नहीं सॉल्व कराऊंगा, तो लिख लो 4 क्वेश्चंस टी इज एल टी इफ एंड ओनली इफ टी ऑफ अल्फा यू प्लस में बीटा वी इज इक्वल टू अल्फा टी यू प्लस बीटा टी वी। और कोई एग्जाम में इतने बड़े बड़े प्रूफ भी नहीं आते कि प्रूफ करके दिखाओ इसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, मैं दिखाता हूं क्वेश्चन की वैरायटी थोड़ी सी दिखाता हूं, थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा तुम्हें। जैसे फॉर एग्जांपल ये है रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, तो इसमें थोड़ा सा जगह बना ले हम। आई होप कि साथ साथ नोट्स बना रहे हो, एक मूवी की तरह नहीं देख रहे हो इस वीडियो को।
ठीक है। रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है फ्रॉम R2 टू R2, मतलब 2 डायमेंशनल स्पेस से 2 डायमेंशनल स्पेस पे ही जा रहे हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसी दे रखी है, A1 A2 ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, A1 A2 ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं A1 माइनस A2। मतलब पहले तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, अब तुम कौन से क्वाड्रेंट में चले गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट से तुम चले गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। मेरा कहने का मतलब है ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई होता है, अगर एक और होता तो वो जेड होगा, ठीक है। A1 A2 का मतलब है यहां कहीं पॉइंट होगा जिसमें A1 भी पॉजिटिव, A2 भी पॉजिटिव, मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो वो तो यहां पे आ जाता है। मतलब ये वेक्टर स्पेस, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रही है, अगर कोई वेक्टर इसको दिख रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये उसको उठाकर रिफ्लेक्शन कर रही है उसके थर्ड क्वाड्रेंट में। ना तो इसकी लेंथ पे चेंज आ रहा है, इसकी लेंथ पे कोई चेंज नहीं आ रहा, बस ये उसको ट्रांसफॉर्म कर रही है ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट। जितने भी वेक्टर ऐसे बनेंगे, जितने भी A1 A2 के पेयर बनेंगे वो सारे, और A1 A2 कहां से मिल रहे हैं? रियल नंबर से मिल रहे हैं, ठीक है, रियल नंबर से। यही तो फील्ड है जो मैं तुम्हें बता रहा था, तो रियल नंबर से मिल रहे हैं ये सारे के सारे 2 डायमेंशनल स्पेस में। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रही है? रिफ्लेक्शन कर रही है। बढ़िया। हमें क्या प्रूव करके दिखाना है? रिफ्लेक्शन। लेट अस डिफाइन अ ट्रांसफॉर्मेशन, प्रूव दैट दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने एक रूल बताया था अभी अभी, टी ऑफ अल्फा यू प्लस में बीटा वी इज इक्वल टू, ये लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो एक काम करो ना, ये जो u और v है इसको 2 वेक्टर्स मान लेते हैं इसी स्पेस के। कौन से वेक्टर माने? x1 y1 x2 y2, ऐसे मान के चल लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। यहीं पे लिख लेते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है, यहां ले लेते हैं x1 y1 एंड x2 y2 बिलोंग्स टू R2। R2 मतलब ये, यहां से 2 एलिमेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है। डाल के देखते हैं क्या होता है। इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v, तो ये बन जाएगा हमारे पास अल्फा t ऑफ अल्फा x1 y1 प्लस बीटा x2 y2। पहले थोड़ा अंदर सॉल्व कर लें इसे, है ना, तब इजी हो जाएगा। टी ऑफ अल्फा को इससे करोगे तो अल्फा x1 अल्फा y1 बीटा x2 बीटा y2, फिर इनको प्लस भी कर दो तो ये हो जाएगा अल्फा x1 प्लस बीटा x2, और नीचे आ जाएगा अल्फा y1 प्लस बीटा y2। अब इसमें ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो जो इन्होंने दी हुई है ट्रांसफॉर्मेशन, देखते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। वैसे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्योंकि इसने ना तो कोई लेंथ चेंज की है, हाँ, ना तो ये किसी ना तो इसने कोई लेंथ चेंज की है, और ना तो ये नहीं, अभी मैं ज्योमेट्री में अभी नहीं घुसाना चाहूंगा। तो मैं बहुत मजेदार चीज है यार लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अगर मैं यहाँ पे थोड़ी एनिमेशंस यूज कर पाता ना तो तुम्हें दिखाता। यूट्यूब पे ढेर वीडियो है यार लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पे, एनिमेशन की वीडियो, तो तुम्हें दिखेगा वो कैसे ऐसे ग्रिड लाइंस जो होती हैं, ऐसे ग्रिड लाइंस होती हैं, वो उसे बड़ा छोटा करके दिखाते हैं। अगर ये सेम ये डिब्बा जो है वो इसी का ही मल्टीपल हो गया, मतलब एक जो डिब्बा है इसे ग्रिड लाइंस कहते हैं, अगर ये डिब्बा इसी का ही जस्ट मल्टीपल होगा तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और अगर ये कुछ भी अजीब सा हो गया तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। बहुत मजेदार चीज है। अभी तो हम यार कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, वापस आ जाओ, वो भी पढ़ लेंगे कभी, जल्दी पढ़ेंगे। यहां तक पहुंचे पक्का? हाँ, तो इसमें ये वाला ऑपरेशन लगा दो। ये क्या है? ये है हमारे पास ऊपर वाला तो सेम ही आ जाएगा अल्फा x1 प्लस बीटा x2, और नीचे वाले का नेगेटिव हो जाएगा अल्फा y1 प्लस बीटा y2, ठीक है। ये बचा हमारे पास। इसको मैं अलग अलग करके भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अल्फा x1 माइनस अल्फा y1 प्लस बीटा x2 माइनस बीटा y2, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अल्फा x1 माइनस y1 प्लस बीटा x2 माइनस y2, विच कम्स आउट टू बी अल्फा, कुछ गलती लग रही है? अल्फा, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? दिस इज टी ऑफ यू। अगर मैं सिंपल इसमें u को अप्लाई करता, मतलब x1 y1 को अप्लाई करता, तो आंसर क्या मिलता? x1 माइनस y1
मतलब टी ऑफ यू क्या आ जाता, x1 माइनस y1, तो ये है तो x1 माइनस y1, ये किसके इक्वल होगा, टी ऑफ यू के। ऐसे ही ये किसके इक्वल होगा, टी ऑफ v के। वीडियो पॉज यहां पर देखो मैंने क्या किया है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। एंड दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। सेम ही मैं 2-3 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखवाता हूं और उसे देखना, एक बिल्कुल डिट्टो सेम लिखवाता हूं, लेकिन इस बार मैं इतना बड़ा नहीं कराने वाला हूं, इस बार तो समझ गए ना तुम, तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे ये वाला। ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसे दे रखी है, टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू x0। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमें दे रखी है R2 से R2, 2 डायमेंशनल स्पेस से 2 डायमेंशनल स्पेस तक। मतलब ये क्या करती है, अगर तुम इसको कोई वेक्टर दोगे 2 डायमेंशनल, तो वो उसको x एक्सिस में मैप कर देगी। x, 0 x एक्सिस ही तो होती है, मतलब तुम जो भी वेक्टर दोगे वो उसको x एक्सिस में मैप कर देगी। डॉट प्रोडक्ट जैसा नहीं लग रहा, थोड़ा थोड़ा है ना। मतलब तुमने एक इसको वेक्टर दिया 2,2, ये क्या करेगा, उसको यहां पे आके मैप कर देगा 2,0 पे। कौन करेगा, कौन करेगा, ये t करेगा, t। तुमने एक वेक्टर दिया, उसने पकड़ के x एक्सिस पे घेर दिया, बढ़िया भैया, बहुत अच्छे, ये तो बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन है, अपने आप ही काम कर रही है, बिल्कुल सही है, वीडियो भी बन रही है, समझ गए, पक्का। चलो अब हम करते हैं टी ऑफ अल्फा यू प्लस में बीटा वी। वैसे तो तुम समझ ही गए होंगे यार, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही, ठीक है ना, तो इस पे कोई स्क्वायर है ना कुछ, बस ये समझ लो यार, जब भी किसी ट्रांसफॉर्मेशन में ना स्क्वायर हो ना क्यूब हो, सिंपल लीनियर फंक्शन दे रखा हो, होती है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहां क्या आ जाएगा, टी ऑफ अल्फा यू का मतलब अल्फा x1 y1 प्लस बीटा x2 y2, ठीक है। यह हमारे पास हो जाएगा टी ऑफ अल्फा x1 प्लस बीटा y1 अल्फा y1, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, x2 बीटा y2। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या मिलेगी, x और y की क्या मिलती है, x, 0, तो ये मिल जाएगी अल्फा x1 प्लस बीटा y1, और नीचे तो 0 ही आ जाएगा। इसको अलग अलग करके लिख लो, अलग अलग करके लिख लो और खत्म हो गया। यह आ जाएगा अल्फा x1, 0 x1 0 y1 0 विच इज अल्फा, ये अकेला टी ऑफ यू है और ये अकेला टी ऑफ वी है, यही प्रूव करना था, हो गया, खत्म। तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट पे आ जाओ, रोटेशन पे। R2 से R2 दे रखा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, अब खुद करना है इसे प्रूव, अब नहीं मैं करने वाला हूं। टी ऑफ एक्स वाई हमें दे रखा है, अच्छा ये रोटेट करती है वेक्टर को, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, पहले देखा भी होगा कभी तुमने। एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा। चलो इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना, ठीक है, हो जाएगा, पक्की बात है, फिर मत कहना कराया नहीं। चलो इतना तुम फोर्स कर रहे हो तो ये तुम्हें होमवर्क दे ही देते हैं। ओए भैया सबसे ज्यादा इजी वाला यही है, ठीक है ना, घबराना नहीं है यार भाई के साथ रह के। अगला कराते हैं, तुम्हें एक बढ़िया सा वेक्टर स्पेस दे रखा है, यहां से टी ऑफ कॉम्प्लेक्स फील्ड इसमें रियल दे रखी है, मतलब वेक्टर कॉम्प्लेक्स का है लेकिन फील्ड रियल है, मतलब उसके जो एलिमेंट्स है वो रियल नंबर होंगे। वो तो भैया हमें पहले ही पता था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ए और बी होता है, ए प्लस आयोटा बी में ए और बी तो रियल नंबर ही होता है ना। वाह यार तुम तो होशियार निकले, बढ़िया, बहुत अच्छे। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है टी ऑफ ए प्लस आयोटा बी, ये उसका कॉन्जुगेट कर देता है। चलो इसको मुझे प्रूव करना है क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, मुझे प्रूव करना है क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, करके दिखाओ भैया। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन तो बना ही नहीं आज। एग्जैक्टली तो मैं यहां पे प्रूव करना स्टार्ट करता हूं, अल्फा z1 प्लस अल्फा z2 वेयर z1 एंड z2 बिलोंग्स टू दिस, यहां से लेते हैं एलिमेंट और यहां मिलते हैं हमें, ये बन जाएगा अल्फा z1 प्लस अल्फा z2 पूरे का बार। अरे भैया यही तो होता है यार, ठीक तो है। अल्फा बीटा जो लिखा है यार मैंने, तुम गलती निकाल रहे हो यार फालतू में, ठीक तो है, कमाल हो गई।
तो ये अल्फा और बीटा जो है इस पे अच्छा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी पता है, ये बार जो है वो अलग अलग हो जाएगा। अल्फा और बीटा का भी कॉन्जुगेट लोगे तो यार वो रियल नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन पे। तो कुछ ऐसा बन जाएगा अल्फा Z1 बार बीटा Z2 बार। ये तो छोटी सी बात पता थी ना, अल्फा और बीटा का तो कॉन्जुगेट नहीं होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? मतलब इसका कॉन्जुगेट नहीं, रुक जाओ। अगर मैं सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन लगाता Z1 पे तो क्या आंसर आता? Z1 बार। सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन लगाता Z2 पे तो आंसर आता Z2 बार। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं, Z1 बार को लिख सकता हूं T ऑफ Z1 और इसको लिख सकता हूं T ऑफ Z2, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। यही तो प्रूव करना था कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसमें दिख भी रहा है बोर्ड पे, कैमरा में। आ गया समझ? बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा एक और तुम्हें मैं एग्जाम वो देके जाना चाहूंगा। वैसे तो ये थ्योरम है, लेकिन मैं तुम्हें इसे थ्योरम को एग्जाम्पल के तौर पे देना चाहूंगा। तो ये भी होमवर्क है। T ऑफ U प्लस V इक्वल टू अल्फा ऑफ T ऑफ U प्लस T ऑफ V। वैसे तो तुम कहोगे भैया ये ऑब्वियस सी बात थी ऑब्वियस सी बात यार, लेकिन इसको भी एक बार प्रूव कर लेना घर पे बैठ के, ठीक है? चलो बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास एक बढ़िया सा क्वेश्चन आ रहा है, फिर से यही वाली फील्ड दे रखी है इन्होंने, तो फील्ड सेम है, बस क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। T ऑफ Z है जो कि सिर्फ इमेजिनरी नंबर बाहर निकाल रहा है, इसकी तो जरूरत नहीं है हमें, लिख ही लेते हैं दोबारा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस T ऑफ Z है जो बाहर निकाल रहा है सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का, इमेजिनरी पार्ट बाहर निकाल रहा, बाकी सारा अपने पास ही रख रहा है। देन शो दैट इज T अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? देखो इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है बहुत बड़ी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए दे दी, 2 मिनट भी नहीं होते बच्चे के पास, कहां से करेगा वो? इसके लिए भी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जैसे मैंने शॉर्ट ट्रिक तुम्हें बता ही दिया, कहीं अपनी नोटबुक में साइड में लिख लेना या हाथ पे छपवा लो कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट बोल दिया, हाथ पे छपवा लो, तो बढ़िया सा बताता हूं। हाँ, कि शॉर्ट ट्रिक ये है कि कभी भी तुम्हें कभी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर स्क्वायर दिख जाए, क्यूब दिख जाए, ऐसा कुछ दिख जाए, होल स्क्वायर दिख जाए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। बस इतनी सी बात थी, ठीक है? वापस ये हमारे पास दे रखा है T ऑफ Z इक्वल टू इमेजिनरी, और इन्होंने क्या कहा था? हाँ, इसे प्रूव करके दिखाओ कि क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो इसके लिए मैं ये वाला ले लेता हूं, वो जो पीछे अभी मैंने किया है, पीछे अभी एक थ्योरम तुम्हें एग्जांपल प्रूव करने के लिए कहा था, वही वाला कर लो, बीटा भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा ऑफ TZ1 प्लस TZ2, ठीक है? ऐसा कुछ आ जाएगा। मैंने कुछ गलती की है ना यहां पर, हाँ, ये आंसर आना चाहिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा Z1 प्लस Z2, ऐसा कुछ आना चाहिए मेरे ख्याल से, मैंने ही थोड़ा सा गलत लिखा था, इमेजिनरी पार्ट इसका आना चाहिए। अब मुझे ध्यान से सोच के बताओ, ये इमेजिनरी पार्ट में ये ऐसे हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है? बढ़िया। और इमेजिनरी पार्ट की तो हमारे पास एक वो भी होती है प्रॉपर्टी कि अल्फा बाहर आ जाएगा अगर कोई कांस्टेंट दे रखा है। इमेजिनरी पार्ट सिर्फ किसका बाहर आता है? सॉरी, इमेजिनरी पार्ट सिर्फ किसका लेना? Z1 का। अगर भैया मैं सिंपल इस पे Z1 पे प्रॉपर्टी अच्छा तुम बीटा भी ले सकते हो यार, घबरा क्यों रहे हो? या बीटा लिखोगे तो बीटा भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा क्यों बाहर आ पाया? क्योंकि अल्फा इज अ रियल नंबर। अगर अल्फा एक रियल नंबर ना होता तो ये बाहर ना आ पाता, समझ गए ना? अगर मैं यहां कॉम्प्लेक्स, यहां भी कॉम्प्लेक्स लिख देता तो ये अल्फा बीटा बाहर ना आ पाता, फिर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता, पता नहीं, फिर हमें अलग क्वेश्चन करना पड़ता। रियल है इसलिए बाहर आ सकता है, याद रखना एक बात को। अगर मैं यहां पर सिंपल Z1 पे लगाता तो यहां Z1 आ जाता, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 को मैं क्या लिख सकता हूं? T ऑफ Z1, इसको मैं लिख सकता हूं T ऑफ Z2, और यही हमें प्रूव करना था, खत्म हो गया, इतना सही था। तो T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक काम करते हैं, मैं जो अभी बोल रहा था वो मैं कर ही देता हूं, फिर एग्जांपल अभी दिमाग में आई था। तो T फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, अब करके दिखाओ ना क्वेश्चन, सेम डिट्टो क्वेश्चन, यही वाला। अब खोलो अपना दिमाग, लगाओ इस पे, अब बताओ जरा क्या होगा, ध्यान से बताना। क्या अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है? ध्यान से सोच के बताना यार, ध्यान से सोच के बताना, ध्यान से सोचना। इस बार हमें जो ये अल्फा बीटा है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लेने पड़ेंगे,
तो एक काम करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं टी ऑफ आयोटा जेड। इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा तो ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा जेड। इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा जेड क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट। अच्छा एक काम करते हैं, ये लेके चलते हैं, तो अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा आयोटा ए माइनस के, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, तो ये हो जाएगा बी। इसका हमें लेना है इमेजिनरी पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट तो ए हो जाएगा, है ना, इसका इमेजिनरी पार्ट तो ए हो जाएगा, ए। इसका मतलब ध्यान से सुनना यार, बहुत मजेदार चीज बताने वाला हूं। मतलब अगर तुम इमेजिनरी पार्ट लोगे इसका या फिर तुम रियल पार्ट लोगे z का, वो दोनों क्या होंगी? सेम बात होगी। रियल पार्ट ऑफ z क्या आएगा? a। इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा z क्या आएगा? a। समझ पा रहे हो? रियल पार्ट ऑफ z क्या आएगा? a। इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा z क्या आएगा? a। समझे? इसका मतलब मैं इसको किसके इक्वल लिख सकता हूं? रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। लेकिन ये आ गया हमारे पास टी ऑफ आयोटा जेड इज इक्वल टू दिस। अब मैं उल्टा कैलकुलेट करना चाहूं, आना किसके इक्वल चाहिए था? आयोटा टी जेड के। अबे भैया ये इसके इक्वल आना चाहिए था ना, इसके इक्वल आना चाहिए था ना। मैंने लेफ्ट साइड कैलकुलेट कर ली, राइट अब कैलकुलेट कर लेता हूं। राइट साइड आ जाएगी हमारे पास आयोटा टी जेड, आना किसके इक्वल चाहिए? रियल पार्ट ऑफ जेड के। देखते हैं आता कि नहीं। आयोटा ऐसे ही लिखा, टी ऑफ जेड किसके इक्वल है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। क्या ये दोनों इक्वल है? रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट जेड इक्वल हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। बट रियल पार्ट ऑफ जेड इज नॉट इक्वल टू आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, क्योंकि रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा? ए, अगर ये ए प्लस आयोटा बी है, और आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ बी क्या होगा? जेड क्या होगा? बी। दे कैन नॉट बी इक्वल। बढ़िया, क्योंकि ये रियल है, इमेजिनरी है, खत्म हो गया। इसका मतलब दिस इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सिंपल क्वेश्चन में भी देख रहे हो कितनी सारी चीजें सीखने को मिली हैं। ये देख पा रहे हो कितना मजेदार चीज थी, ये याद भी रख लेना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स अगर आ जाए तो मजेदार क्वेश्चन था, एकदम बढ़िया, बहुत अच्छे, मजा आ गया। दूसरी चीज पे चलते हैं भैया, ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है और ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, वो देखते हैं। तो मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के काफी सारे करा दिए हैं, अब और कोई याद है तो निपटा लेना, बाकी प्रैक्टिस शीट तो पहुंच ही जाएगी लेक्चर के बाद तक। देखो, एक होता है हमारे पास जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, ज्यादा मैं थ्योरी तो लिखवाने नहीं वाला हूं, तो ध्यान से देख लेना बस। एक तो मार्कर चेंज करते हैं, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस, वी ऑफ एफ बी अ वेक्टर स्पेस। भैया ये एफ क्या है? ये वही फील्ड है, ठीक है, वो जो बीच में लिखी होती ना, जैसे ऐसे मैंने अभी लिखा था, कॉम्प्लेक्स के बीच में जो लिखी होती है यही होती है फील्ड। ये फील्ड दे रखी है, टी ट्रांसफॉर्मेशन है, ध्यान से देखना, वी से वी तक है, सेम है, सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस तक, R2 से R2 तक, R3 से R3 तक, R4 से R4 तक, Rn से Rn तक। एन डायमेंशनल स्पेस भी मैथमेटिक्स में हो सकता है, जिसका फिजिक्स वाले पूरा विरोध करते हैं। बढ़िया। तो हमें एक चीज दे रखी है, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? अगर तुम एक एलिमेंट उठाओगे इस V से, अगर वो जीरो आंसर आ गया उसका, हमेशा ही कोई भी एलिमेंट तुमने उठा लिया, अगर वो सारे के सारे जीरो पे ही मैप हो रहे हैं, तो उस मैपिंग को क्या कहते हैं? उस मैपिंग को कहते हैं जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, नाम होता है उसका। तुमने V का कोई भी एलिमेंट उठाया, डाला, आंसर जीरो, डाला, आंसर जीरो, तुमने डाला, आंसर जीरो, जीरो 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 जीरो, सबके लिए, फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू V, देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड लीनियर जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। एक होता है आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, डिटो सेम, बस इसमें किस पे मैप करेगा? अरे आइडेंटिटी मैपिंग तो देखी है ना, वैसा ही है। टी ऑफ यू किस पे मैप कर देगा? यू पे ही मैप कर देगा, फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू यू, यू बिलोंग्स टू वी। ऐसे देखा ना फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, वैसे वाला फंक्शन है, वैसे वाली ट्रांसफॉर्मेशन है। बढ़िया, दो चीजें थी तो मैंने बता दी है। एक होता है नल स्पेस और कर्नल, ये भी बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है, नल स्पेस और कर्नल। नल स्पेस और कर्नल में क्या है? नल स्पेस और कर्नल में मान लो तुमने एक U से V तक एक वेक्टर स्पेस, एक ट्रांसफॉर्मेशन ली है, और मान लो तुमने U से एक एलिमेंट लिया है, U बिलोंग्स टू U। इसमें ध्यान से देखना, इसमें नल स्पेस में और जीरो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या फर्क है? यहां मैंने लिखा फॉर ऑल U बिलोंग्स टू V, यहां पे फॉर ऑल नहीं आएगा।
बस जितने भी एलिमेंट्स जीरो पे मैप हो गए उसको इकट्ठा कर लो, उस सेट को नल स्पेस कहते हैं। दैट इज इट, बस इतना ही था। ऐसे सारे एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे? नल स्पेस, बस इतना ही। नल स्पेस ऑफ टी इज इक्वल टू ऑल द एलिमेंट्स u बिलोंग्स टू u सच दैट t of u is equal to 0. t of u is equal to 0. दिस इज कॉल्ड नल स्पेस। बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे नहीं कराया तुम्हें, इसे कर्नल भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये कर्नल और ये, अरे जर्नल नहीं, कर्नल, ये u बिलोंग्स टू u। इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें सारे एलिमेंट्स मैप होने चाहिए जीरो पे, इसमें जो भी एलिमेंट मैप हो रहे हैं उसको उठा के एक डिब्बे में डाल दो, उस डिब्बे का नाम होगा कर्नल। एक चीज होती है जिसको कहते हैं रेंज। रेंज तो यार समझ ही गए होंगे तुम, रेंज क्या होती होगी? रेंज हमारे पास होती है अगर तुमने t ऑफ u इज इक्वल टू v, मतलब जो भी एलिमेंट आउटपुट आ रहा है उसको एक डिब्बे में डाल दो, वो सारा डिब्बा क्या होगा? रेंज ऑफ t हमारे पास ऐसे लिखते हैं, ये आ जाएगा u बिलोंग्स टू कैपिटल U सच दैट t ऑफ u इज इक्वल टू v, ठीक है? सच दैट t बिलोंग्स, मैंने कुछ गलती की है ना? हाँ, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना। रेंज ऑफ t इज इक्वल टू ऑल द ट्रांसफॉर्मेशंस सच दैट u बिलोंग्स टू u। जितने भी तुम्हें एलिमेंट मिलते रहेंगे वो रेंज में आते रहेंगे। जैसे रेंज डोमेन पहले पढ़ी हुई है तुमने, वैसे ही है यहां पे भी। रेंज और नल स्पेस इसी पे ही क्वेश्चन बनते हैं, इसी पे ही क्वेश्चंस बनते हैं। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में देखोगे या इस पे बनेंगे या इस पे बनेंगे, इन दोनों पे क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते हैं, पहले ही बता दिया तुम्हें। तो एक काम करते हैं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है R3 से R2, थोड़ी जगह बना लेते हैं पहले। R3 से R2 एक क्वेश्चन लेते हैं। इन्हें बढ़िया से लिख लेना, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R2, और ट्रांसफॉर्मेशन हमें कुछ ऐसे दे रखी है, t ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, या ये मैप कर रही है x माइनस वाई और 2z पे। बताना क्या है? फाइंड द रेंज एंड कर्नल ऑफ t। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मेरे को ये बताओ, अगर मैं पहले कर्नल निकालना चाह रहा हूं, मतलब नल स्पेस निकालना चाह रहा हूं, बहुत आसान, t ऑफ एक्स वाई जेड, अगर तुम इसमें कोई भी एलिमेंट डालोगे तो आंसर क्या आता है इसमें? हमेशा 0,0। ये 0 किसकी है? ये 0 है v की, याद रखना। भैया समझ नहीं आया, बिल्कुल भी सच बताएं तो मैं बताता हूं। t ऑफ u जो है ना, ये पूरी चीज किस में आती है? ये बिलोंग्स टू v, और इक्वल टू में ये भी किस पे आना चाहिए? v पे। लेकिन ये जो u है ये किसका है? दिस बिलोंग्स टू u। छोटी छोटी सी चीजें हैं भैया, इसका फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, ये 2 डायमेंशनल अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ये u 3 डायमेंशनल है। अब पड़ा ना फर्क, ये है 3 डायमेंशनल और ये है 2 डायमेंशनल, देखो पड़ गया फर्क, समझे? तो छोटी मोटी चीजें नहीं है ये। जब भी तुम्हें कर्नल स्पेस निकालना हो, सिंपल सा क्या करो, जो भी दिया हुआ है ये एक्स वाई जेड, कहां से ले, एक्स वाई जेड लो, इक्वल टू में क्या रख दो? ये रेंज स्पेस। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। क्या करें अब, क्या करें? चलो आजा बताते हैं। इस किस पे मैप हो रहे हैं? ये मैप हो रहे हैं भैया x माइनस वाई 2z पे। अभी हमें पता लग जाएगा कि कितने ऐसे u बिलोंग्स टू v है, u बिलोंग्स टू u हैं जो 0 पे मैप होंगे, अभी पता लग जाएगा। x माइनस वाई को कंपेयर करो इक्वल टू 0 से, तो x इक्वल टू वाई, और 2z इक्वल टू 0 मतलब z इक्वल टू 0। तो हमें नल स्पेस मिल चुका है। नल स्पेस ऑफ t इज इक्वल टू, क्या तुम्हें x y z लेने हैं? x y z बिलोंग्स टू u ऐसा लेना? नहीं 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 नहीं, नल स्पेस में ये नहीं आएंगे। नल स्पेस में x तो x ही रहेगा, y भी x ही होगा, और z कितना होगा? 0। ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे किस में आएंगे? नल स्पेस में आएंगे। फॉर ऑल t ऑफ x y z बिलोंग्स टू इज इक्वल टू 0। खत्म हो गया क्वेश्चन। या ऐसा लिख लो, इसमें x y z लिखने की जरूरत ही नहीं है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, क्योंकि इसमें एक ही नंबर तो चाहिए, दूसरा चाहिए ही नहीं। मतलब नल स्पेस जो होगा भैया वो 1 डायमेंशनल होगा। 1 डायमेंशनल कहां से आ गए? एक दो। एक बात यहां से ना ध्यान रखनी पड़ेगी हमें, एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, इसमें मुझे एक ही नंबर चाहिए नल स्पेस में।
नल स्पेस में सिर्फ एक ही नंबर चाहिए, ना मेरे को y की जरूरत है ना z की जरूरत है, एक नंबर से काम चल जाएगा। तो ये मेरे पास है नल स्पेस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइंड द नल स्पेस, ये रहा, कर दिया हमने फाइंड आउट। अगर पूछे इसकी बेसिस बताओ, अब ये तुम्हारे पास एक न्यू चीज आ जाएगी, इसमें से x कॉमन लेना तो आ जाएगा 1 1 0, तो इसके बेसिस में एक ही वेक्टर आने वाला है। अभी मतलब इस पे और भी क्वेश्चन करेंगे यार, इस पे मत घबराना, मेरे को पता है मैंने एक न्यू सी चीज बोल दिया, बट ठीक है। बेसिस क्या होता है भैया? बेसिस ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो पूरे स्पेस को जनरेट कर दें। नहीं भैया ये चीज हमें नहीं पता, हमें नहीं पता है ना, तो भैया ये वीडियो से पहले तुम्हें मैंने पहले ही कहा था स्टार्टिंग में कि वो वीडियो देखी होनी चाहिए। कौन सी? वो वेक्टर स्पेसिस की, ठीक है। अब निकालना रेंज सेट। रेंज सेट निकालने के लिए क्या था? टी ऑफ यू हमें ऐसे सारे के सारे चाहिए वेयर यू बिलोंग्स टू यू, ऐसे ही तो कहा था, है ना। तो एक काम करते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं p q या अल्फा कोमा बीटा, जो तुम्हारी इच्छा हो। अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू R2, ठीक है। सच दैट t ऑफ x y z इक्वल टू अल्फा बीटा। लेकिन एक मिनट भैया, एक मिनट, ये तो आपने लिख दिया, ये आंसर आना चाहिए, लेकिन ये चीज तो हमें पता है इसके इक्वल है, x माइनस वाई और 2z के इक्वल टू अल्फा बीटा। तो अभी पता लग जाएगा इसकी रेंज क्या है। मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू अल्फा और 2z इक्वल टू बीटा। यहां से हम कह सकते हैं x इज वाई इक्वल टू x माइनस अल्फा और z इक्वल टू बीटा अपॉन 2, यही तो बनेगा। अब इसका रेंज सेट बना लो, रेंज सेट बना लो R ऑफ टी हमारे पास आना क्या चाहिए था? x कोमा y कोमा z, ये आना चाहिए था हमारे पास x कोमा y कोमा z। लेकिन तुम मुझे बताओ, अगर मैं यहां पे x कोमा y कोमा z, कुछ गलती कर रहे हैं ना हम? नहीं, मैंने ही गलत लिखा यार, यहां पे आना चाहिए था, इसको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा मुझे अब ये बताओ, ऐसे कितने नंबर हैं जिनका डिफरेंस लूं तो वो R2 में आ जाए? मतलब जिसका डिफरेंस लूं वो रियल नंबर में आ जाए। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स भैया, आप अलग अलग एक्स वाई लेते रहो, उनका डिफरेंस लेते रहो, अल्फा बनते रहेंगे। ऐसे कितने नंबर है जिनका मैं डबल करूं तो एक रियल नंबर मिले? इनफाइनाइटली मैनी। इसका मतलब है ये जो R ऑफ टी है, ये छोटा मोटा सेट नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा R2 ही आ जाएगा। दिस इज कंप्लीट R2। रीजन बताओ भैया, रीजन के बिना मजा नहीं आएगा। रीजन ये है कि कितने नंबर है ऐसे जिसका डिफरेंस ले सकते हो? भैया किसी का ही डिफरेंस ले लो, आपने कोई रिस्ट्रिक्शन तो लगाई नहीं, आपने तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि x क्या होना चाहिए, y क्या होना चाहिए। x y z आर एनी रियल नंबर्स। तो अगर आप रियल नंबर का डिफरेंस लोगे, रियल आते रहेंगे, तो ये अल्फा बीटा क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है भैया, किसी भी दो नंबर का डिफरेंस लो, मैं कोई भी नंबर बना सकता हूं। इसका मतलब है पूरा का पूरा होल 2D स्पेस, होल 2D स्पेस, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना भैया, थोड़ा सा अभी कच्चा पक्का सही लग रहा है ये, और भी क्वेश्चन करेंगे, और भी क्वेश्चन करेंगे। एक चीज ध्यान रखो, एक नोट लिख लो NOTE वाला, ये जो रेंज सेट और नल स्पेस निकाला है, दीज आर सब स्पेसीज ऑफ वेक्टर स्पेस। नोट, वैसे तो थ्योरम है T फ्रॉम U to V, देन BLT लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन R of T and N of T are सबस्पेसेस ऑफ U and V। दोनों का सबस्पेस होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर तुमसे कभी ये MCQ में पूछ लें कि तुमने नल स्पेस निकाल लिया, रेंज स्पेस निकाल लिया, बताओ वो सबस्पेस होने वाला है या नहीं होने वाला, तो भैया होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया 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 बढ़िया। नेक्स्ट पे अब हम चलना चाहेंगे विच इज रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है, रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बस एक टॉपिक और रहेगा, मैंने बताया था ना ये छोटा सा ही टॉपिक है, बाकी इसकी प्रैक्टिस बहुत चाहिए यार। कुछ ये टॉपिक के घिसा था मैंने अपने आप को जब मैं पेपर दे रहा था, तो रैंक रूंक निकालना बहुत ईजी काम है, बस प्रैक्टिस बहुत चाहिए। 200 के आसपास क्वेश्चन मैं देने वाला हूं, टाइम अभी अपने पास है जैम में, तो 200 के आसपास क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करने वाला हूं तुम्हें। एक क्वेश्चन छोड़ा ना बेटे, हालत सोच लेना अपनी, ठीक है। बढ़िया,
तो दो चीजें हमारे पास आ रही है, रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक चीज याद रखो, एक इससे पहले एक चीज आती है नलिटी। नलिटी मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं, लेकिन मैंने बताई थी नलिटी ऑफ वेक्टर स्पेस, है ना। आज मैं बता रहा हूं नलिटी ऑफ नल स्पेस। तो नलिटी ऑफ नल स्पेस हमारे पास क्या होता है, नलिटी का मतलब होता है नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू रैंक ऑफ नल स्पेस। भैया ये रैंक क्या होता है, रैंक का मतलब नंबर ऑफ वेक्टर्स इन बेसिस ऑफ एन ऑफ टी, रैंक ऑफ नल स्पेस एन ऑफ टी। भैया समझ नहीं है, अरे भैया एग्जांपल से आते हैं यार, समझ 50 बार बता दिया तुम्हें, परेशान कर रहे हो। चलो आ जाओ, बढ़िया एक और चीज लिखवाएं, बढ़िया चीज लिखवाएं, लिखो नोट में लिखो। कोई भी मैपिंग 1 1 कब होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू टू वी इज 1 1। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। ये 1 1 कब होगी, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है टी ऑफ यू इज इक्वल टू 0, टी ऑफ यू इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज यू इक्वल टू 0। बस इतनी सी चीज प्रूव कर दो कि 0 कोई कब हो सकता है, तभी हो सकता है अगर वो खुद भी 0 हो। तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन 0 पर कब मैप होगी, जब u 0 होगा, वरना नहीं होने वाली, और किसी एलिमेंट के लिए नहीं होने वाली, तो वो 1 1 होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 3 बार लिख लेना। मैंने 2 बार लिखा, तुम 3 बार लिखना, मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है इसकी, ठीक है। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। उसके बाद हमारे पास एक चीज आती है, एक और चीज लिखो, टी फ्रॉम, ये पहला नोट है, दूसरा नोट लिखो, टी फ्रॉम यू ऑफ एफ, कोई भी फील्ड हो सकती है, फ्रॉम टू वी ऑफ एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज एल टी, देन टी इज 1 1, टी इज 1 1 इफ, कब होगा 1 1, इफ टी मैप्स every linearly independent set of vector, linearly independent set of vectors। अगर यहां के लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर, कुछ तो हुआ है, रुक जाओ, linearly independent set of vector of u of f to linearly independent set of vectors of v of f। अब ठीक, थोड़ा सा अब बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर तुमने इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर उठाए, t को लगाया, और लगाते ही इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर तुम्हें मिल गए, एंड दैट इज इट, बूम। ये क्या है, 1 1 है। क्या होगी ट्रांसफॉर्मेशन, 1 1 होगी। आसान था भैया ये तो। अब इसका प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ नहीं मैं तुम्हें कराऊंगा। प्रूफ के लिए हमें एक बड़े लेक्चर में जाना पड़ेगा, विच इज अ मंथ लॉन्ग, मंथ तो नहीं, 10 दिन बड़े लेक्चर, मतलब 10 दिन, हर दिन एक चीज सीखनी पड़ेगी, तब जाके इसका प्रूफ करा पाऊंगा। आज के लिए रिजल्ट याद रख लो, मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं इसके रिजल्ट से ही तुम्हें मजा आ जाएगा, रिजल्ट से ही बात बन जाएगी। क्योंकि तुम्हें पता, अगर कभी भी, थोड़ा सीरियस होकर बताता हूं, अगर कभी भी प्रूफ की जब भी जरूरत पड़ती है, चाहे वो मंजिल सीरीज हो, चाहे वो कोई भी सीरीज हो, प्रूफ नहीं मैं छोड़ता, फिर तुम्हारा नुकसान नहीं कभी भी कराऊंगा, बस याद रखना। चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो ये हमारे पास u एंड v भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस सच दैट डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। देखो 1 1 पे 3 थ्योरम्स है, ठीक है, तो तीनों ध्यान रखनी पड़ेंगे हमें। u एंड v बी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, तुम फुल फॉर्म में लिख लेना, FDVS, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस सच दैट डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, दोनों के डायमेंशन सेम है, R2 से R2, R3 से R3 ऐसे है। लेट t बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी लिख सकते हो, ठीक है। लेट t be a linear transformation from t from u to v be a LT,
देन t इज 1 1, देन t इज 1 1। अच्छा, एक और 1 1 की कंडीशन आ गई। मान लो तुमने u की बेसिस उठाई, ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, v की बेसिस मिल गई। अब बेसिस क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने पढ़ा ना i कैप, j कैप, k कैप, याद आया वो +1 +2 की फिजिक्स? नहीं याद आई? ऐसे वाले वेक्टर याद आए जो मैंने लीनियर वेक्टर स्पेसिस में बताए थे? मैंने पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था ये चीजें याद होनी चाहिए। अगर मान लो ये u के हैं बेसिस, मैंने इस पे ट्रांसफॉर्मेशन, इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाई और मेरे को v की बेसिस मिल गई, तो वो 1 1 है। ठीक है, मतलब कहने का है E1 बिलोंग्स टू u, और E1 क्या है, बेसिस वेक्टर है, बेसिस वेक्टर ऑफ u। अगर मैंने E1 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, देन दिस बिलोंग्स टू v, और ये पूरी चीज क्या है, बेसिस वेक्टर ऑफ v, देन ट्रांसफॉर्मेशन इज 1 1। इस चीज का ध्यान रखना। बस ना एक चीज यार ध्यान रखो, हमेशा ऐसा होगा क्या? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा भैया। अगर ऐसा हुआ तो वो 1 1 है, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो वो 1 1 है, वरना 1 1 नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही ना यार, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही। बस एक और कंडीशन मैंने उस पर लगा दी है कि इफ देन t इज 1 1, इफ एंड ओनली इफ, इसको ढंग से लिखवाते हैं, t मैप्स, हाँ ऐसे लिख सकते हैं, t मैप्स बेसिस ऑफ u टू बेसिस ऑफ v। अगर u की बेसिस उठाएं, ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, v पे पहुंच गए, बढ़िया, 1 1 है, तो 1 1 पे अंडरलाइन कर लेना। 3 थ्योरम्स लिखवाए मैंने 1 1 पे। अभी भी अगर गलत करके आए ना तो हालत सोच लेना अपनी। मान लो एक ट्रांसफॉर्मेशन है P2 रियल से लेके P3, ये P2 P3 क्या बताना? दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 एंड डिग्री 3, ठीक है। इट्स अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बी अ LT, और ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसे दे रखी है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन है, a माइनस बी एक्स क्यूब, a माइनस बी एक्स क्यूब, b माइनस सी एक्स स्क्वायर, c माइनस ए एक्स प्लस c माइनस ए, c माइनस ए, ये दे रखा है। फाइंड नल स्पेस, पहला क्वेश्चन। एंटी फाइंड आउट करना है, सेकंड बेसिस ऑफ एंटी। एक क्वेश्चन से सारा करा दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। अभी नलिटी और रैंक भी बता दूंगा स्पेस का। तीसरा है रेंज स्पेस, फोर्थ है बेसिस ऑफ रेंज स्पेस। जितने बेसिस वेक्टर होंगे रेंज स्पेस में, वही उसका रैंक भी होगा, ठीक है। लीनियर वेक्टर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक भी वही होगा जितने इसमें होंगे। तो 2 और भी लिख लो, 5th लिख लो नलिटी, और 6th लिख लो रैंक ऑफ टी, ठीक है। चलो करते हैं। सबसे पहला में क्या कह रखा है, एंटी निकालना है, ये रब कर दो। चलो पहले इतने में कर लेते हैं आंसर। अभी सिखा था बेटे, अब गलती करें ना फिर देखना। भैया आज डांट बहुत रहे हो आप, वो बस थोड़ा सा अंदर गुस्सा था, वो मैंने सोचा कैमरे पे ही निकाल दूं, तुम्हें थोड़ी कुछ कहना। कैमरा बढ़िया। 2 डिग्री का 3 डिग्री पे मैप होना है नलिटी स्पेस के लिए, एनटी के लिए हमें पता है भैया, ट्रांसफॉर्मेशन को इक्वल रख दो 0 के। तो यहां से हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी a माइनस बी एक्स क्यूब प्लस b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस c माइनस ए इक्वल टू 0। अब भैया आइडेंटिकली इक्वल टू 0 कर दो, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इक्वल टू 0, a माइनस बी इक्वल टू 0, b माइनस सी इक्वल टू 0, c माइनस ए इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है भैया, तीनों से हमें पता चल गया a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। इसका मतलब नल स्पेस में हमारा क्या आने वाला है, नल स्पेस में भैया हमारे पास आ जाएगा, नल स्पेस में एक ऐसी चीज आ जाएगी हमारे पास जो कि कुछ ऐसे दिखने वाली। यहां से देखो, भूल तो नहीं गए नल स्पेस को, पक्का ना? ये वाली चीज आती है नल स्पेस में, ऐसा कुछ आ जाएगा। एक कॉमन ले लो इसमें से, तो आ जाएगा
तीनों ही तो सेम है, ए बी सी तीनों ही ए हैं, तो ए को कॉमन ले लो, बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर ए बिलोंग्स टू रियल, ए बिलोंग्स टू रियल, सच दैट ए बिलोंग्स टू रियल। बढ़िया, नल स्पेस आ गया। अब मुझे बेसिस ऑफ नल स्पेस निकालनी, यही तो बेसिस है, बेसिस ऑफ नल एन ऑफ टी, यही बेसिस है इसकी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ए तो कोई भी नंबर है, उसे छोड़ दो, उसका कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज बेसिस ऑफ नल स्पेस। सेकंड पार्ट भी हो गया। अगर इसमें मेरे पास और एलिमेंट्स आ जाते, अभी दिखाऊंगा कैसे और एलिमेंट्स आते हैं, तो मेरे को बेसिस में शायद 2 वेक्टर्स मिल जाते, 3 वेक्टर्स मिल जाते। अभी तो एक ही दिया हुआ है, तो मैंने एक ही लिख दिया। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। अब मुझे क्या निकालना, रेंज स्पेस निकालना। मैं इसके लिए थोड़ी जगह बनाना चाहूंगा। तो रेंज स्पेस के लिए तुम्हें क्या करना होता था, टी ऑफ यू इक्वल टू वी। तो मतलब है टी ऑफ यू का मतलब है पूरा तामझाम दोबारा लिखना पड़ेगा। काश मैं यहां से कॉपी पेस्ट कर सकता, a माइनस बी एक्स क्यूब प्लस बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू में मुझे क्या लिखना है, v मैं खुद से मान के चल लेता हूं, ठीक है। v मैं खुद से मान के चल लेता हूं, 3 डायमेंशनल स्पेस था ना, ये रहा P3R। P3R का मतलब ऐसा मान लेते हैं, P एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस वी। नहीं, आर और वी को हम साथ साथ नहीं लिखेंगे, सम पर्सनल रीजंस। चलो लिख देते हैं। तो आ जाओ। अरे कुछ नहीं था यार, कुछ नहीं सोचना हमने। यहां पे ये लो यार, तुम क्या मतलब ऐसा सोच रहे हो, ये लो। खुश हो? अब हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपेयर कर लो दोनों साइड पे। तो a माइनस बी इक्वल टू पी, b माइनस सी इज इक्वल टू b माइनस सी इक्वल टू क्यू, c माइनस a इक्वल टू r और c माइनस a इक्वल टू v। सेम भाई, ये दो लोग देख पा रहे हो, c माइनस a, c माइनस a, r और v सेम सेम आ गए। ये जोक तुम्हें समझ नहीं आएगा, ये सिर्फ मुझे समझ आ सकता है। बढ़िया भैया, समझो आप इसे, आप ही समझो इसे। अब हमारे पास क्या आ जाए, अब बस मुझे यहां पे सॉल्व करना है यार, थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी। एक काम करते हैं ना, P और Q वाले को ऐड कर लेते हैं। वैसे इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। अब ना हम इसे R और Q वाले को ऐड कर देते हैं ना, R और Q नहीं, P Q वाले को ऐड कर देते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा a माइनस सी इक्वल टू पी प्लस क्यू। देखना यहां तक ठीक है? सही है। तो ये हमारे पास आ गया, और यहां से पता लग गया कि R और V भी सेम है, R इज इक्वल टू V। बढ़िया, यहां तक पहुंच गए, बहुत अच्छे। R V सेम आ गया, और कुछ गड़बड़ हुई है क्या? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। पी क्यू सॉल्व तो करना पड़ेगा यार। देखो हमें ए बी सी की टर्म्स में हमें मतलब पी क्यू आर को हमें निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। तो थोड़ा सा और इस पे जोर लगाना पड़ेगा हमें। ध्यान से देख लो बस, आर वी और ओ मिल गया। ये a माइनस सी आ रहा है p प्लस क्यू, और ये क्या आ रहा है c माइनस है, तो इसको लिख सकते हैं ना माइनस टाइम्स p प्लस क्यू। हाँ अब सही है, बढ़िया। अब मैं लिख सकता हूं रेंज स्पेस को। रेंज स्पेस में हमारे पास क्या आ जाएगा, वही तो कहूं यार, दिक्कत क्या आ रही थी। रेंज स्पेस हम मान के चले थे ऐसा वेक्टर पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस में v। तो ये अभी हमारे पास बन जाएगा पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस के पी प्लस क्यू एक्स माइनस में पी प्लस क्यू। मेरा तो ये बन रहा है यार, अपना चेक कर लेना। वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू
पी क्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। ये हमारे पास आ गया रेंज स्पेस। नेक्स्ट मैंने क्या कहा था? नेक्स्ट मैंने कहा था तुम्हें बेसिस ऑफ आरटी। बेसिस ऑफ आरटी निकालना है। अब बेसिस ऑफ आरटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको अलग अलग कर लो। पिछले वाले में तो एक ही कांस्टेंट आया था ना, पिछले वाले में तो एक ही कांस्टेंट आया था ए। इसमें देखना पी के कोफिशिएंट अलग करेंगे तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा पी के कोफिशिएंट अलग करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, और क्यू के कोफिशिएंट क्या आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ऐसा कुछ बन गया। ये जो चीज होती है ना यार हमारे पास, यही तो होते हैं पी यू प्लस क्यू, यही तो जनरेट करते हैं यू और वी। यही तो हमें चाहिए थे, यही तो हमारे पास जनरेटर है। और जनरेटर मतलब जनरेट करते हैं स्पेस को, और उसे ही चीज को हम क्या बोलते हैं, बेसिस। तो बेसिस में हमारे पास दो वेक्टर आ जाएंगे, विच इज एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अरे भैया, जिसके लीनियर कॉम्बिनेशन में किसी भी वेक्टर को लिख पाए, मैं पूरे बेसिस वेक्टर को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहा हूं, वेयर पी एंड क्यू आर रियल नंबर्स, तो इन चीजों को हम क्या कहते हैं, बेसिस वेक्टर। पूरे स्पेस को हम इन दोनों में लिख पा रहे हैं, इसका मतलब है ये बेसिस वेक्टर हैं। तो इसका हमारे पास रैंक ऑफ टी कितना आया, 2, क्योंकि इसमें दो वेक्टर हैं। नलिटी कितनी आई, 1, क्योंकि इसमें एक ही वेक्टर था। भैया ये तो बहुत आसान था। तो मैं भी तो स्टार्टिंग में यही कह रहा था यार बहुत आसान है आज का लेक्चर, समझ ही नहीं पा रहे तुम। चलो एक और क्वेश्चन करें। इस क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा ही देर लग गई, तो इस बार अगले वाले क्वेश्चन में स्पीड बढ़ाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, लेट v इज इक्वल टू m2 ऑफ r, और ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है v ऑफ r से लेके v ऑफ r तक। ठीक है, रियल एंट्रीज है। m2r का मतलब होता है मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2। ठीक है, बढ़िया। तो ये हमें दे रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन इतनी खतरनाक हमें दे रखी है इस बार, t ऑफ a इज इक्वल टू a 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 a, ये हमें दे रखा है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है नलिटी ऑफ टी। 4 पार्ट इसके हैं, 4 नहीं 6 पार्ट हैं इसके क्वेश्चन के, 6 के 6 करते हैं, जो पिछले में थे वही है आंसर। सबसे पहले मैं एक वेक्टर ले लेता हूं ABCD बिलोंग्स टू नल ऑफ टी, बिलोंग्स टू नल ऑफ टी। तो मेरे को ऐसे उठाने एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो 0 पे मैप हो वही मेरे को चाहिए हैं। तो मैं एक काम करता हूं, टी ऑफ यू निकाल के देखता हूं जो 0 पे मैप होंगे, ऐसे यू जो 0 पे मैप होंगे। तो देखते हैं कौन सा यू आएगा मेरे पास। तो ये आ जाएगा ए अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन ABCD 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 ABCD इक्वल टू 0 0 0 0। ये हमारे पास आ जाएगा A, इसको इससे करेंगे A प्लस सी, इसको इससे करेंगे A प्लस सी, B प्लस डी, B प्लस डी। ये आ गया हमारे पास। अगला आ जाएगा, अगला हमारे पास आ जाएगा A प्लस बी, इसको इससे करेंगे तो C प्लस डी, A प्लस बी, C प्लस डी। बस खत्म हो गया ऑलमोस्ट क्वेश्चन, ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। A प्लस सी, तो ये आ जाएगा C माइनस, अरे भैया इसको इससे करोगे सब्ट्रैक्ट, A से A कट जाएगा, C माइनस बी। अगला आ जाएगा, इसको इससे करोगे तो C से C कट जाएगा, A माइनस डी। कट तो भैया बहुत रहा है, अरे रोने क्यों लग गया, आ जाओ इधर। तो B प्लस डी, A प्लस बी, तो भैया कुछ कैंसिल हो रहा है, B से B कटेगा, D माइनस ए, और B प्लस डी, C प्लस B माइनस सी। मेरा तो यार है यार B माइनस सी, बाकी अपना चेक कर लेना। यहां से दिख रहा है C इक्वल टू B, D इक्वल टू A, कंपेयर कर लेना दोनों साइड, A इक्वल टू C, B इक्वल टू C। ये तो सारे इक्वल आ गए क्या आपस में, B इक्वल टू C, A इक्वल टू C, तो A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D। मेरे तो सारे इक्वल आ गए आपस में, चेक करना है एक बार, यही आ रहा है क्या, सारे आपस में इक्वल आ गए हैं या कुछ हमने गड़बड़ कर दी है। चेक कर लो यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही।
बी माइनस सी, बी माइनस ए, डी माइनस ए, ठीक तो है। ए से ए कटा, सी माइनस बी, ए से सी कटा, ए माइनस डी। भैया यहां सी माइनस डी, ए माइनस डी था, ए इक्वल टू डी, बी इक्वल टू सी। अब ठीक है, ए इक्वल टू डी, बी इक्वल टू सी। सॉरी फॉर दैट। तो ये हमारे पास आ गया। तो नल स्पेस में जो हमारे पास मैट्रिक्स आ रही है, नल स्पेस में हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो कुछ ऐसे हैं कि ए बी सी डी आना चाहिए था, लेकिन ए और डी इक्वल है, तो ए और डी इक्वल आ जाएंगे, ए ए बी बी, ये एलिमेंट आ रहे हैं सच दैट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। अब मेरे को अगर इसकी बेसिस निकालनी है, तो बेसिस निकालना बड़ा आसान है। देखो कैसे निकालते हैं। नल स्पेस की बेसिस है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए बी बी ए, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए टाइम्स 1 0 0 1, बी टाइम्स 0 1 1 0। और ये जो दो चीजें हैं, इनके मैं क्योंकि इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहा हूं, तो यही इसकी क्या होंगी, बेसिस। एन ऑफ टी की बेसिस क्या होंगी, बेसिस ऑफ एन ऑफ टी। और ये दोनों के दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, तो मैं इसको इसके टर्म्स में लिख सकता हूं, ना इसको इसके टर्म्स में लिख सकता हूं। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें बताया था, तो ध्यान रखना। तो दो वेक्टर आ रहे हैं 1 0 0 1 और 0 1 1 0, ये चीज को ध्यान रखना, ठीक है। बढ़िया, बहुत अच्छे। तो नल स्पेस की बेसिस निकाल ली है। अब हमारा सेकंड टास्क क्या है, रेंज स्पेस। यार रब कर दिया हमने उसे, वही तो चाहिए था हमें। चलो कोई बात नहीं, हम बना लेंगे। मेरे ख्याल से वो जो आया था ना ट्रांसफॉर्मेशन, वो कुछ ऐसा आया था। अब हमें रेंज स्पेस निकालना ना, रेंज स्पेस के लिए क्या था पहले मैं बता दूं। रेंज स्पेस के लिए हमें एक एलिमेंट मान के चलना होता है, इसमें 0 0 मानते हैं और उसमें कुछ भी पी क्यू आर एस फॉर एग्जाम्पल। तो इस बार आना चाहिए था टी ऑफ यू इज इक्वल टू पी क्यू आर एस, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास डी माइनस ए, यहां ए माइनस डी, बी माइनस सी, बी माइनस सी। ऐसे ही आ रहा था क्या, आई होप ऐसे ही आ रहा हो। ऐसे ही कुछ आ रहा था क्या, 1 1। बस ये एलिमेंट की मेरे को दिक्कत लग रही है। ये आ जाएगा ए बी सी डी। भूल गए यार, ऐसे कैसे हो सकता है। 1 1 1 1, ए बी बी सी डी। चलो चेक कर लेते हैं इसको। इसमें से इसको इससे करोगे तो ए प्लस सी यहां आएगा, तो बी माइनस ए प्लस सी, ए प्लस बी, तो ए से ए कटेगा, सी माइनस बी। क्या हो रहा भगवान ये, तो ये आ जाएगा ए प्लस सी, ए प्लस सी, यह आ जाएगा बी प्लस डी, बी प्लस डी, यह आ जाएगा माइनस ए प्लस बी, सी प्लस डी, ए प्लस बी, सी प्लस डी, यह आ जाएगा। तो इसको इसमें से माइनस करोगे तो ए से ए कट जाएगा, सी माइनस बी। दोबारा लिख लेते हैं यार इसे, मैंने शायद ये वाली मैट्रिक्स ये वाली उल्टी लिख देना इस बार, तो इसीलिए अलग आ रहा है। ए से ए कटेगा, सी माइनस बी, और अगला आएगा ए प्लस सी, सी से सी कटेगा, ए माइनस डी। इससे आ जाएगा बी से बी कटेगा तो डी माइनस ए, और अगला आ जाएगा डी से डी कटेगा, बी माइनस सी। चलो ठीक है, इस बार यू ये है, मेरे को लिखना पड़ेगा। यू है हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है। चलो अब ठीक है, बढ़िया, थोड़ी सी मेहनत लगी है लेकिन हो गया। ये हमारे पास आ जाएगा सी माइनस बी इक्वल टू पी, ए माइनस डी इक्वल टू क्यू, डी माइनस ए इक्वल टू आर, और बी माइनस सी इक्वल टू एस। ये आ रहा हमारे पास, बढ़िया, बहुत अच्छे, ये आ गया हमारे पास। तो हमारे पास कुछ बन तो नहीं रहा है इसमें। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये दोनों सेम ही लग रहे हैं ना, इसको मैं माइनस पी लिख सकता हूं और इसको मैं माइनस क्यू लिख सकता हूं। तो मैं एक मैट्रिक्स तैयार कर सकता हूं रेंज स्पेस की। रेंज स्पेस में हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, था क्या पी क्यू आर एस,
तो P को ऐसे ही रहने दो, Q को ऐसे ही रहने दो, R की जगह माइनस Q, इसकी जगह माइनस P, खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। ये रहा रेंज स्पेस वेयर P Q बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर भैया आप इसकी बेसिस लिखना चाहो तो बेसिस भी लिख सकते हैं। P कॉमन लोगे तो ये बचेगा 1 0 0 1, और तुम माइनस Q कॉमन लोगे तो ये बचेगा 0 1 0, या फिर माइनस Q मत कॉमन लो, प्लस Q कॉमन लो, वरना बेसिस सेम सेम हो जाएगी दोनों की। बट सेम भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा खास, ठीक है ना, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। यहां -1 -1 0 1 0, तो ये इसकी बेसिस आ गई। तो बेसिस ऑफ R ऑफ T हमारे पास क्या आ गया है, 1 0 0 -1 0 -1 1 0, एंड दैट इज इट। इसका हमारे पास रैंक क्या आ रहा है 2, और नलिटी कितनी आ रही है 2। रैंक और नलिटी 2 2 आ रही है, खत्म। डायमेंशन ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स क्या होता है 4, तो रैंक प्लस नलिटी क्या होता है इक्वल टू डायमेंशन, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो बढ़िया है, बढ़िया। तो ये क्वेश्चन फाइनली हमने कर लिया है इतनी मेहनत के बाद। इजी था यार, वो मेरे से ही थोड़ा सा एरर हो गया था, बट तुम तो यार होशियार बंदे हो, है ना, तो तुम तो कर ही लोगे बढ़िया से, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इस कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, फिर न्यू कैटेगरी पे चलेंगे। तो V इज इक्वल टू M3, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दे रखी है, नहीं 2 क्रॉस 2 की है। T फ्रॉम V टू V सेम ही दे रखा है, V टू V दे रखा है, और ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसी है, A B C D इज इक्वल टू, कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्म होता है, कॉन्जुगेट ऑफ A, इमेजिनरी पार्ट ऑफ C, रियल पार्ट ऑफ B। एक चीज ध्यान रखना है, A B C D इस बार रियल नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर है, इस बार इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। क्या क्या निकालना है, रेंज स्पेस, नल स्पेस, वही सारे क्वेश्चंस बार 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 बार, ठीक है। तो क्या करें भैया, हमें पता है सबसे पहला काम हम निकालेंगे T ऑफ U इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसको रखो 0 के इक्वल, तो यह आ जाएगा A बार इमेजिनरी पार्ट ऑफ C, रियल पार्ट ऑफ B माइनस D बार इक्वल टू 0 0 0 0। मेन तो 2 ही पार्ट होते ना यार, स्पेस निकालना, नल स्पेस और रेंज स्पेस निकालना, बाकी तो उन्हीं से ही होता। इमेजिनरी मतलब कॉन्जुगेट ऑफ A इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्जुगेट ऑफ A 0 आने का मतलब है ये कब 0 हो सकता है, जब इसका इंडिविजुअल पार्ट 0 हो। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ रखा ना, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ इट्स रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज 0, वो तभी 0 हो सकता है। इसका मतलब है विच इंप्लाइज A इक्वल टू 0। यहां से हमें दिख रहा है इफ माइनस D बार इक्वल टू 0 कॉन्जुगेट, तो ये तभी हो सकता है व्हेन D इज इक्वल टू 0। रियल पार्ट ऑफ B इज इक्वल टू 0, रियल पार्ट ऑफ B अगर 0 हो गया तो बचेगा कौन सा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बचेगा। इसका मतलब है आयोटा y, मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा, विच इंप्लाइज दिस एलिमेंट इज इक्वल टू आयोटा y बिलोंग वेयर y बिलोंग्स टू रियल, ठीक है, y तो रियल ही होता है यार। तो B हमारे पास क्या आ जाएगा, ये। तीसरा दे रखा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ C इक्वल टू 0। इमेजिनरी पार्ट C 0 आने का मतलब है इसके पास सिर्फ रियल नंबर होगा, लेट अस से x, वेयर x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। अरे इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो यार बचा क्या, रियल पार्ट बचा सिर्फ, बढ़िया भैया, बहुत अच्छे, डांटो मत, ठीक है। N ऑफ T हमारे पास आ जाएगा, बस ये लिख दो यार जो भी आया। कहां गया, ये रहा, A B C D है ना, A की जगह हमारे पास कितना है 0, B की जगह कितना है आयोटा y, C की जगह कितना है x, और इसकी जगह 0, वेयर x y बिलोंग्स टू रियल। ये चीज का ध्यान रखना, x y रियल होंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाने के लिए रियल नंबर की जरूरत पड़ती है। इसको अगर मैं लिखना, ये तो आ गया हमारे पास नल स्पेस, भैया इसकी बेसिस लिखनी हो तो बेसिस लिखना आसान है, 0x आयोटा y 0, इसको लिखने का तरीका है x 1 0 0 1 0 0, और आयोटा y बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा, नहीं आयोटा y नहीं, y बाहर निकालोगे तो 0 आयोटा 0 0, ठीक है। ये रियल स्पेस का है, ये इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स स्पेस का, तो ये दोनों इसके बेसिस में आ जाएंगे। तो बेसिस ऑफ एंटी का आ जाएगा, आसान है ना यार क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सरल क्वेश्चन है, 0 आयोटा 0 0, दैट इज इट।
रेंज स्पेस निकालते हैं। रेंज स्पेस में बस इसके इक्वल टू में PQRS कर दो तो आ जाएगा रेंज स्पेस भी। तो अच्छा, नलिटी भी यहां से बता दो, 2 आ रही है नलिटी, जितने नल स्पेस में एलिमेंट्स होते हैं वही नलिटी होती है, ठीक है। अब हमें निकालना रेंज स्पेस, जो कि मेन खेल है यार इसमें। तो आ जाएगा A बार इमेजिनरी पार्ट ऑफ C रियल पार्ट ऑफ B माइनस D बार इज इक्वल टू PQRS। ध्यान से देखना, P इज इक्वल टू A कॉन्जुगेट, इसका मतलब है x माइनस आयोटा y। अगर x हमारे पास अगर a हमारे पास x प्लस आयोटा y है तो a बार आ जाएगा x माइनस आयोटा y, वेयर x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऐसे ही q हमारे पास आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ b। रियल पार्ट ऑफ b का मतलब है कोई भी रियल नंबर। लेट अस से ABCD तो यूज ही कर लिए यार हमने, क्या माने इन्हें यार, सिंबल क्या रहेगा हमारे पास, अलग सिंबल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको x1 y1 मान लेते हैं अब, ठीक है। तो इसको x2 मान लेते हैं, सिर्फ रियल पार्ट लिखना है, ठीक है। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लिखना है तो r हमारे पास आ जाएगा आयोटा आयोटा y3 और s हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ d बार विच इज माइनस x4 प्लस आयोटा x4 y4। मेरे ख्याल से ये आ रहा है। अगर मैं इसको x प्लस x1 आयोटा y1, x2 आयोटा y2, x3 आयोटा y3, x4 आयोटा y4 मान लूं तो ऐसा होगा। इक्वल टू में PQRS की वैल्यू मिल गई, डाल दो, रेंज स्पेस मिल गया। R ऑफ T हमारे पास आ चुका है, बड़ा खतरनाक सा आया लेकिन जो भी आया यही है। y1 Q की जगह हमें रखना होगा x2 आयोटा y3 x4 प्लस आयोटा y4, ठीक है, खत्म। बेसिस भी बताओ भैया तब मानेंगे, तो ठीक है मान लो, ये लो x1 लिखा। ध्यान से देखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने लास्ट लेक्चर में लिखनी सिखाई थी। 1 0 0 0 फिर आयोटा मतलब y1 कॉमन लोगे तो आ जाएगा माइनस के आयोटा 0 0 0, फिर तुम्हें लिखना पड़ेगा x2 फिर आएगा 0 0। मैंने तुम्हें हार्मिशियन मैट्रिक्स में सिखाया था, याद रखना, चाहे तो नेक्स्ट लेक्चर में देख भी लेना, मतलब लास्ट लेक्चर जो कराया था उसमें देख भी लेना। y3 लिया तो 0 आयोटा 0 0, फिर तुमने x4 कॉमन लेना है तो आ जाएगा 0 0 0 माइनस 1। y4 कॉमन लेना है, मेरे को पता है बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आने वाली है, भैया क्या कर रहे हो, लेकिन बहुत सारों को मजा भी आ रहा होगा, भैया तो बहुत इजी है। ये आ गया हमारे पास, यही तो है बेसिस वेक्टर। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। तो यही तो आएगी बेसिस वेक्टर ऑफ, और सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। इसका मतलब है अगर मैं रैंक ऑफ टी तुमसे पूछता तो वो हमारे पास क्या आ जाता? 6, क्योंकि रेंज स्पेस में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, कितने बेसिस वेक्टर आ रहे हैं? 6, तो 6 इज द आंसर। नलिटी हमारे पास 2 आ रहा था, क्योंकि नल स्पेस का डायमेंशन, नल स्पेस में कितने वेक्टर आ रहे थे? 2, खत्म भैया, इतना ही था, और क्या था? नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। तो रेंज स्पेस निकालना सीख लिया, नल स्पेस निकालना सीख लिया, अब हम आते हैं मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। अब हमें बेसिस से ज्यादा खेलना पड़ेगा। अब हमारे पास बेसिस का थोड़ा मतलब, एक स्पेस की बेसिस दी हुई है, दूसरे स्पेस की निकालो, एक स्पेस में अगर वेक्टर दिया, दूसरे स्पेस के बेसिस के वेक्टर के टर्म्स में लिखो, वगैरह वगैरह चीजें। तो इसमें मैं तुम्हें क्वेश्चंस से ही समझाना चाहूंगा, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी तुम्हें, ठीक है? चलो, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, एक एग्जांपल से ही समझाता हूं तुम्हें। t फ्रॉम p1 टू p2। अगर तुम्हें इसको डिटेल में समझना, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, ठीक है? p1 इज द वेक्टर स्पेस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ओवर लीनियर पॉलिनोमियल, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, और ये 2 डिग्री का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और रियल वेक्टर, रियल नंबर इसकी फील्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है t ऑफ a प्लस बी एक्स इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। बेसिस दे रखी है b1, t1 की, इसकी बेसिस b1 है, इसकी बेसिस b2 है, ठीक है? इसकी बेसिस में बताना कितने वेक्टर होंगे? 2। इसकी बेसिस में कितने वेक्टर होंगे? 3, क्योंकि p1 में मतलब अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल लिखना चाहूं तो वो आता है a प्लस बी एक्स, जैसे यहां लिखा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 कोफिशिएंट चाहिए होते हैं, इसलिए बेसिस में 3 वेक्टर होने चाहिए, ठीक है?
तो B1 हमें दे रखी है बेसिस 1 और x, लेट मी सी वंस, और दूसरी दे रखी है बेसिस बड़ी अजीब सी, विच इज 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, बढ़िया। ये हमें दे रखी है फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड T B1 टू B2। मैं बताऊंगा इसको, क्वेश्चन से ही समझाऊंगा तुम्हें। ठीक है, यह हमें निकालना है। सबसे पहला काम यह ध्यान रखो, हमें कौन सी निकालनी है। B1 B2 लिखा होगा तो अलग चीज है, B2 B1 लिखा होता तो अलग चीज होती। ठीक है, मतलब मुझे दो चीजें निकालनी है। अगर मेरे को T ऑफ B1 टू B2 निकालना है तो इसका मतलब होता है, अगर मैं तुम्हें थ्योरम से समझाता ना, गारंटी दे सकता हूं इस पूरे मंजिल सीरीज की सबसे हार्ड चीज ये बन जाती, लेकिन अब सबसे इजी चीज ये बन जाएगी क्योंकि मैं डायरेक्ट एग्जांपल से समझा रहा हूं। T ऑफ B, T ऑफ, रुक जा थोड़ा सही से लिखते हैं इसे, B1 से B2 की ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए ना, T ऑफ 1, ये रहा 1, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स चाहिए उसके बाद मेरे को कोई मेथड ही ना रह जाए, बस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो एलिमेंट को, इसके एलिमेंट लिया मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया इधर पहुंच जाऊंगा, इसे एलिमेंट लिया मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई इधर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ऐसी मेरे को मैट्रिक्स चाहिए एक B2 के रिस्पेक्ट में, और T ऑफ X चाहिए B2 के रिस्पेक्ट में। भैया क्या होता अगर यहां B2 B1 लिखा होता तो मैं ऐसा कुछ करता, T ऑफ 1 प्लस एक्स B1 के रिस्पेक्ट में, T ऑफ 1 माइनस एक्स B1 के रिस्पेक्ट में, T ऑफ एक्स स्क्वायर B1 के रिस्पेक्ट में, फिर ऐसे करना पड़ता। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। वैसे तो तुम्हें इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं होती, ये निकाल के इसका इनवर्स निकाल लो तो नीचे वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। बताएंगे चीजें धीरे धीरे बताएंगे ना, एक साथ सारा कुछ बता देंगे, घबरा जाओगे फिर तुम भी और मैं भी। ठीक है भैया, बढ़िया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। पहला स्टेप तो हमें पता होना चाहिए कि ये करना है, दूसरा हमारे पास मेथड होता, स्टेप होता है कि तुम्हें ये मैट्रिक्स, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखनी है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब जिससे जिस पे जाना है, तो ऐसा कुछ। सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में इसके कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं। ठीक है, जिससे जाना है, जिसमें बदलना है, तो ऐसा कुछ 1 1 0, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अगले में 1 माइनस 1 0, अगले में ना तो 1 है ना x है, एक्स स्क्वायर है तो मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करना होता है, ये किस में बदलना है, P1 में बदलना है, P1 में बदलना है ना, P1 में बदलना है। तो P1 की हमें बेसिस वेक्टर के कोफिशिएंट लिखने, ध्यान से यार ये थोड़ा सा मुश्किल है यार, है ना। तो कैसे लिखें भैया इसको, पहले बताना इस वेक्टर को कैसे लिखोगे। इसको हम भैया लिखेंगे 1 0 0, इसको कैसे लिखोगे 0 1 0, और कुछ दे नहीं रखा तो बस छोड़ दो। यहां कौन सा लिखना होता है B2, यहां कौन सा लिखना होता है B1। यहां से नोटेशन देखो, इसको दिमाग में फिक्स करो और दिमाग में रखो। भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। 6 को जितने डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं सारे करा दूंगा मैं, बस इसको याद रख लेना। ठीक है, अब इसमें वो लगाने हमें ऑपरेशंस लगाने, इसको स्टैंडर्ड बेसिस बनाना, मतलब ऐसा बनाना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जो यहां बचेगा वो आंसर। नहीं भैया समझ नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, मैं दिखाता हूं। ऐसा कुछ होगा। मैं तुम्हें मेथड समझा रहा हूं यार, अगर तुम्हें डिटेल में देखना तो तुम वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो। ऑपरेशन लगा दो, R2 में लगा दो, R2 माइनस R1। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 1 0, R2 माइनस R1 कर रहे हैं ना, तो हो जाएगा 0, R2 माइनस R1 माइनस के 2, 0 0 0 1, और ये बन जाएगा 1, R2 माइनस R1 करने से R2 माइनस R1 करेंगे तो माइनस के 1 बचेगा 0, इसको इससे करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0। ऐसा कुछ बच रहा मेरा। पूरी ये वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड रहने दो, पहले इस वाले नंबर को भी खत्म करना है। कैसे करें, तो एक काम करो, R1 में लगा दो R1 प्लस 2R1 प्लस R2,
है ना, ये 1 भी खत्म हो जाएगा क्योंकि मुझे क्या बनाना 1 0 0 0 1 0 0 0 1 विच इज स्टैंडर्ड बेसिस। ठीक है, तो याद आएगा 1 0 0, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको इससे करोगे तो 0 -2 0, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां क्या बन जाएगा, इसको 2 से करना है, इसमें से ऐड करना है, तो ये बचेगा 2 × 1 2 2 - 1 1, कोई फर्क नहीं पड़ा खास। यहां 1 बन जाएगा क्योंकि 2 को R1 से करोगे कुछ नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से ये बच रहा है। ऑपरेशन एक बार लगा के देख लेना, -2 से रो 2 को डिवाइड कर दो, रो 2 = -1/2 रो 2, तो ये बन जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो बन गई स्टैंडर्ड बेसिस। यहां देखते हैं क्या हुआ, 1 -1/2 सॉरी +1/2 0 1 1/2 -1/2 0। ध्यान से देख लेना मैंने क्या किया है, मेरे ख्याल से यही आना चाहिए, दैट इज इट। ध्यान से देख लो मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना इसमें, नहीं, ठीक है। ये वाले ऑपरेशन में देख लो बस एक बार, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देख लो, अगर कुछ गड़बड़ मिले तो मेरे को जरूर बताना, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये जो चीज हमारे को मिली है यही है वो जो हमें चाहिए था, T(1) T(x) मिल गया बस। T(1) हमारे पास आ रहा है 1 1/2 0 और T(x) हमारे पास आ रहा है 1 -1/2 0। इसको एक बार चेक कर लेना, अगर मेरे से कोई ऑपरेशन लगाने में दिक्कत हुई हो तो मेरे को जरूर बताना। और ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होगी, इन दोनों को कॉलम में लिख दो, खत्म हो गया। ठीक है, इन्हीं दोनों को कंबाइंड ऐसे लिख दो, 1 1/2 0 1 -1/2 0, खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही था, समझे? तो फर्स्ट पार्ट तो ये था। अब बहुत सारी डिफरेंट चीजें आने वाली हैं, तो ध्यान से देखना यार, लेक्चर यहां से थोड़ा सा और गंभीर होता जा रहा है। चलो, क्वेश्चन ऐसे दे रखा P2 से P4 तक दे रखा है इस बार, 4th डिग्री का पॉलिनोमियल। तो P2 से P4 ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक a + bt + t ct², इससे दे रखे तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन t² a + bt + ct, ऐसे ही कुछ दे रखा, ct²। देखना 4th डिग्री का बन रहा है पॉलिनोमियल, हाँ भैया बन रहा है। आगे तुम्हें दी हुई है बेसिस 1 की दी हुई है, स्टैंडर्ड बेसिस ही है 1t t², और b2 की भी दी हुई है 4 तक 1t t² t³ t4। निकालना क्या देख लेते हैं, फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, सेम ही क्वेश्चन है, कुछ अभी चेंज नहीं किया है। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम B1 to B2, एक बार ट्राई कर लो, सेम क्वेश्चन है डिट्टो, उसके बाद मैं कराता हूं। ध्यान से एक बार ट्राई कर लो, एक बार ट्राई कर लेते हैं। मुझे निकालना क्या है एक्चुअल में, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालने के लिए मुझे सिर्फ चाहिए है, अभी अभी बताया था, T(1) विद रिस्पेक्ट टू B2, T(2) विद रिस्पेक्ट टू B2, T(3) विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी 2 क्यों लिख रहे हैं यार हमेशा, T(t² विद रिस्पेक्ट टू B3। ठीक है, ये करो, कोई ट्राई करो इसे, 1 2 3 4 निकाल के देखो, फिर मैं कराता हूं। जल्दी से ट्राई कर लो इसे। 1 के रिस्पेक्ट में देख लो कितना आ रहा है, T(1) B2 के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, T(1) विद रिस्पेक्ट टू B2, T(1) विद रिस्पेक्ट टू B2। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से भी कर सकते हो, इजी वाला मेथड बताऊं। अगर मैं सिर्फ यहां पे 1 का मतलब सिर्फ लीनियर का कोफिशिएंट देखना है तुम्हें, सिर्फ लीनियर वाले का, क्योंकि यहां पे x² नहीं है, t नहीं है, इसके साथ तो t है ना, सिर्फ लीनियर का कोफिशिएंट देखो a का कोफिशिएंट कितना है, t²। अगर मैं जनरल बेसिस लिखता हूं तो ऐसे आती है 0 0 0 0 0, 5 0 आनी चाहिए थी, क्योंकि 5 डायमेंशनल स्पेस मतलब 5 इसमें वेक्टर फ्यूज होते हैं, देखो 1 2 3 4 5, लेकिन हमें सिर्फ कौन सा पता है इसमें, t², तो t² का मतलब यहां पे 1 लिख दो, बस खत्म हो गया। नहीं आया भैया, समझ नहीं आया, देखो इसमें P4 में 5 वेक्टर यूज होते हैं, 5 चीजें यूज होती हैं। यहां पे अगर तुम कोफिशिएंट ऑफ
लीनियर मतलब कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट देख रहे हो, मतलब ए का कोफिशिएंट क्या है टी स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करोगे टी स्क्वायर आएगा ना, तो मैंने सिर्फ इसकी जगह 1 लिख दिया। ऐसे ही टी ऑफ ये निकालना, पिछले वाला क्वेश्चन भी इसी मेथड से करके देखना, हो जाएगा। इस मेथड से करोगे हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहां पे कोफिशिएंट ऑफ टी देखना है, टी का कोफिशिएंट यहां है बी, बी के साथ यहां पे कितना आएगा टी क्यूब मतलब 0 0 0, टी क्यूब यहां आएगा ना, नहीं 1, ठीक तो है, मेरे ख्याल से ये बनेगा, है ना, 1 टी स्क्वायर टी क्यूब T4। लास्ट हमारे पास आएगा कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर के साथ c है और c का कोफिशिएंट यहां पे कितना आएगा t की पावर 4, मतलब 0 0 0 0 1, ये आ गया। इसको तीनों को कॉलम के फॉर्म में लिख दो, आंसर आ चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ चुकी है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन धमाकेदार सा करते हैं, इस बार कुछ अलग करते हैं, इस बार ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं, देखना ट्रांसफॉर्मेशन टी दे रखी है फ्रॉम R2 टू R2, ठीक है, और कुछ ऐसे डिफाइन है x1 x2 माइनस x2 से माइनस x1, ये ध्यान से करना है, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, मैंने बताया सारी वैरायटी के कराने वाला हूं। बेसिस 1 की दे रखी है तुम्हें, 1 - 1 0 - 1 सॉरी 1 - 1 0 1, और B2 दे रखी है 1 1 1 2 1 1 1 2, ठीक है। चलो बी ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ R2, let P be transition matrix from B2 to B1, P be transformation matrix from B2 to B1, find transformation matrix of B1 and transformation matrix of B2, बस ये करना हमें। तो B1 की फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, अभी मैंने तुम्हें सिखाया था ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू B1 फाइंड आउट करने के लिए क्या करो, ध्यान से देखना यार, ये बढ़िया हमारे पास होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ U1 B1 के रिस्पेक्ट में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ U2 B1 के रिस्पेक्ट में। U1 U2 क्या है, इसके बेसिस के एलिमेंट है, ठीक है। नहीं भैया समझ नहीं आ रहा है, तो सिर के ऊपर से जा रही हैं बातें, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा ना तभी समझ आएगा, ध्यान से देखना। इसको लिखने का तरीका क्या है, ऐसा कुछ, पहले तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओ, सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनती है, पहले लिख दो U1 U2 जो ये दे रखे, 1 - 1 0 1, ये बन गया। उसके बाद इसी की ट्रांसफॉर्मेशन निकालो, इसी की ट्रांसफॉर्मेशन निकालो, क्या बनेगी, 1 - 1 की क्या बन जाएगी -1 1, और 0 1 की क्या बन जाएगी, 0 1 की बन जाएगी 0 1। कुछ गड़बड़ की है ना हमने, x2 x1 था क्या, हाँ, तो ये बन जाएगी 1 1, और x2 x1 का मतलब है x2 1 दे रखा है, तो यहां आ जाएगा माइनस के 1, और यहां पे आ जाएगा 0, ऐसा कुछ बनना चाहिए मेरे ख्याल से, चेक करना। अरे भैया ये वाले वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन ले लो, यहां से बन गई ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सेम काम हम करेंगे यहां से, जो भी इसको हमें बनाना है 1 0 0 1, एक ही ऑपरेशन लगाना पड़ेगा R2 + R1, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 1 0 0 1, और यह बन जाएगा 1 2 -1 -1, खत्म। ये बन गया हमारे पास, आ गई T ऑफ B1, ये रही T ऑफ B1, 1 2 -1 -1 1 2 -1 -1, खत्म। यहां तक हमने आज क्वेश्चंस कर लिए हैं, थोड़ा सा बीच में वीडियो के थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी यार, तो और भी क्वेश्चंस हैं जो हम लेने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन में इसके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, लीनियर अलजेब्रा का पूरा आएगा, एक मजेदार लेक्चर आने वाला है, घबराने की जरूरत नहीं है, मोर देन इनफ तुम्हें क्वेश्चन करा देंगे, इतने क्वेश्चन करा देंगे कि तुम भी एक टाइम पे आके कहोगे भैया थक गए भाई, है ना तुम्हारा, कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। अब क्या रह गया है, अब रह गया है ODE, एक सेशन रहेगा भैया मेरी तरफ से, समझ पा रहे हो, मंजिल सीरीज कंप्लीट हो गई है।
तुम्हारी मंजिल जहां तुम्हें पहुंचना है आईआईटी, उसके लिए अगर तुम ये सीरीज देख लेते हो एग्जाम क्लियर, अगर प्रैक्टिस सेशन कर लेते हो तो रैंक बढ़िया, अगर पीवाई यूज करते हो तो रैंक बढ़िया, अगर प्रैक्टिस सेशन कर लोगे तो सिंगल डिजिट रैंक ला सकते हो। सीरियसली कोई मजाक नहीं है इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मेहनत करते रहना इतनी ढेर सारी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय।